प्यारे साथियों नमस्कार। मैं आश्वस्त हूँ कि आप स्वस्थ और आनंद में होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है संवैधानिक विकास। इससे पहले भी हमने संवैधानिक विकास पढ़ा था। तो देखो, संवैधानिक जो विकास है उसकी यात्रा बहुत ही लंबी है और उसी का एक परिणाम है कि आज हम जो संविधान पढ़ रहे हैं। और इस संवैधानिक विकास का आज का जो टॉपिक है, इसमें हम 19वीं सदी के पूर्वार्ध में जो ब्रिटिश संसद के द्वारा एक्ट पारित किए गए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने जितने भी चार्टर एक्ट पढ़े थे वो 18वीं सदी के पढ़े थे। 1773 का जैसे हमने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा, इसके अलावा 1793 का चार्टर एक्ट, और इसके साथ ही हमने 1786 का विशेष अधिनियम भी पढ़ा था और 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी पढ़ा था। तो आइए दोस्तों, आज के इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है और इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। ब्रिटिश भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की छूट किस अधिनियम के तहत प्रदान की गई थी? तो दोस्तों, यहाँ पे जो 1813 का चार्टर एक्ट था उसमें ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की छूट दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1813 का चार्टर एक्ट। और इसके अलावा इस एक्ट के दो महत्वपूर्ण प्रावधान और भी थे। इसी एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद ने यह भी पारित किया था कि ब्रिटिश भारत में जो शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, इस शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए प्रति वर्ष ब्रिटिश भारत में जो शैक्षणिक संस्थान है उसको 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। और इसके साथ ही 1793 के चार्टर एक्ट में जो ईस्ट इंडिया कंपनी को चेतावनी दी गई थी कि आगामी 20 वर्ष तक या तो आप अपने व्यापारिक कार्यों पर ध्यान दें, अन्यथा आपके जो ये व्यापारिक कार्य है, व्यापारिक एकाधिकार है, इसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो वहाँ पे 1813 के चार्टर एक्ट में केवल चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके इनके सभी व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। तो ये दो अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान है, ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश भारत में केंद्रीयकरण की दिशा में विपरीत अधिनियम कौन सा है? तो आप जानते हैं कि केंद्रीयकरण होता क्या है। केंद्रीयकरण से यहाँ पे आशय कि प्रांतों की जो शासन की शक्ति या जो उनकी शासन की शक्ति या कानून बनाने की जो सतह है वो केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती है, तो उसको केंद्रीयकरण कहते हैं। और जब केंद्र सरकार प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर देती है तो उसको विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, केंद्रीकरण की दिशा के विपरीत अधिनियम पूछा है। विपरीत का मतलब विकेंद्रीकरण ही आपसे पूछा है। तो देखो, केंद्रीकरण तो कब किया गया था? जैसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में किया गया था, क्योंकि उस समय तीन बड़ी प्रेसिडेंसियां थी, बम्बई, मद्रास और बंगाल। तो बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया और बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर है उनकी कानून बनाने की जो शक्ति है वो आंशिक रूप से किस में आ गई थी? बंगाल के गवर्नर जनरल में आ गई थी। उसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट में उसी बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल कर अब भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और अब उसको भारत के गवर्नर जनरल को वहाँ पे विधायिका की ऐसे में शक्ति प्राप्त हो गई थी और बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को विधायिका शक्ति से पूरी तरह वंचित कर दिया गया था। तो इसका ये तो क्या हो रहा था? केंद्रीकरण हो रहा था। लेकिन 1861 के एक्ट में बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर की जो विधायी शक्ति वंचित की गई थी 1833 के, उसको विधायी शक्ति पुनः वापस दे दी गई। तो 1861 का जो भारत शासन अधिनियम है वो केंद्रीकरण की दिशा के विपरीत अधिनियम है, क्योंकि यहाँ पे बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों के गवर्नर को उनकी विधायिका शक्ति पुनः दी गई थी और प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई थी। और यही क्रम चलता रहा, आगे जाकर के 1937 में जाकर के प्रांतों को स्वायत्तता प्राप्त हो पाई थी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कौन सी प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को विधायिका शक्ति से वंचित किया गया था? तो यहाँ पे देखो, अभी अभी हमने पढ़ा है कि 1833 का चार्टर एक्ट है वो केंद्रीकरण की दिशा में और ज़्यादा सुदृढ़ था। तो उसके तहत दो ऐसे प्रेसिडेंसियाँ थी जिनको विधायिका शक्ति से वंचित किया गया था। ऑप्शन है बम्बई, मद्रास, बंगाल और आगरा। तो दोस्तों, तीन बड़ी प्रेसिडेंसियाँ थी, बम्बई, बंगाल और मद्रास। तो यहाँ पे बंगाल प्रेसिडेंसी उसके पास, तो उसके गवर्नर जनरल को तो असीमित अधिकार प्राप्त हो गए थे। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा बम्बई और मद्रास। तो इसका राइट आंसर है ए और बी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन में 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके संदर्भ में कौन सा संगत कथन है? आपको संगत कथन बताना है। तो यहाँ पे देखो, संगत कथन के बारे में पूछा है और आपसे ऑप्शन दिए गए हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। बिल्कुल राइट कथन है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार है वो पूरी तरह समाप्त हो गए थे। देखो, 1813 में तो केवल चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ही समाप्त हुआ था। यहाँ पे इनके व्यापारिक अधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए थे। तो ये भी आपका कथन सही है। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता के आयोजन का प्रयास किया गया था, लेकिन ये प्रयास ब्रिटिश सरकार का असफल रहा क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध किया था।
ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे तय किया था कि कोई भी भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत किसी भी पद, रोजगार या कार्यालय को ग्रहण कर सकता है, उसको उससे वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध किया और विरोध करने के कारण उनका प्रावधान लागू नहीं हो पाया था। तो ये कथन भी दोस्तों संगत है। तो 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में सारे के सारे कथन है संगत है और इनसे फैक्चुअल क्वेश्चन भी बनता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आएगा उपयुक्त सभी। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत किया गया? आपका आंसर आएगा 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूरी तरह कब समाप्त किए गए? 1833 के चार्टर एक्ट में। सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास कब किया गया था? 1833 में। तो सारे के सारे फैक्ट है वो इंपॉर्टेंट है। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या था? तब आप ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 5 और 5 क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अंतिम चार्टर एक्ट। देखो यहाँ पे अपन दो प्रकार के एक्ट पढ़ रहे हैं इस संवैधानिक यात्रा में, एक चार्टर एक्ट पढ़ रहे हैं और अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम। तो चार्टर एक्ट में और भारत शासन अधिनियम में डिफरेंस क्या है? तो देखो चार्टर एक्ट उस एक्ट को कहा जाता है जो ब्रिटिश संसद के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के हित में बनाए गए थे, उसको चार्टर एक्ट कहते हैं। और ब्रिटिश सरकार के द्वारा या ब्रिटिश संसद के द्वारा जो भारतीयों के हित में कानून बनाए गए थे उनको भारत शासन अधिनियम कहा जाता है। तो जब तक 1857 की क्रांति नहीं हुई थी उससे पहले जितने भी एक्ट हुए थे वो सारे के सारे एक्ट चार्टर एक्ट कहलाते हैं। चाहे वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो, चाहे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हो। कहने का मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के और 1853 तक यानी कि 1857 की क्रांति से पहले ब्रिटिश संसद के द्वारा जितने भी एक्ट पारित किए गए थे वो सारे के सारे चार्टर एक्ट कहलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 1857 की क्रांति से जस्ट पहले जो एक्ट पारित किया गया था वो था 1853 का चार्टर एक्ट। तो ये ब्रिटिश संसद के द्वारा अंतिम चार्टर एक्ट था। इसके बाद कोई चार्टर एक्ट नहीं बना था। जितने भी एक्ट बने थे वो सारे के सारे भारत शासन अधिनियम कहलाए। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 1853 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में असंगत कथन कौन सा है? आपको यहाँ पे असंगत कथन बताना है। तो देखो 1853 का जो चार्टर एक्ट है वो चार्टर एक्ट की श्रृंखला में अंतिम अधिनियम था, ये आपको ध्यान रखना है। इससे जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन यही था, इसके प्रावधान क्या थे और उसमें से असंगत आपको छांटना है। तो देखो यहाँ पे गवर्नर जनरल की जो परिषद है इसकी विधायी और इसके प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। यानी कि विधायिका से संबंधित कार्य अलग कर दिए गए और प्रशासन से संबंधित कार्यों को अलग कर दिया गया था। और इसीलिए यहाँ पे 6 नए विधान पार्षद भी शामिल किए गए थे। सिविल सेवकों की भर्ती व चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ। देखो 1833 के चार्टर एक्ट में जो सिविल सेवकों के लिए भर्ती व चयन की खुली प्रतियोगिता का प्रयास किया था वो अब यहाँ पे शुरू हो चुकी थी। 1853 में मैकाले समिति नियुक्त की गई थी। तो इसी एक्ट के तहत मैकाले समिति भी नियुक्त की गई थी और भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का शुभारंभ भी हुआ। क्योंकि यहाँ पे जैसे ही विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग किया गया था तो 6 नए पार्षद शामिल किए गए थे और सारे के सारे पार्षद विधान पार्षद कहलाए। और वो विधान पार्षद है उनकी संख्या 6 थी। 6 में से 4 सदस्य उन प्रांत भारतीय प्रांतों से लिए गए थे और वो भारतीय प्रांत कौन कौन से वो भी आपको ध्यान रखना है। बम्बई, बंगाल, मद्रास और आगरा। 6 में से 4 सदस्य तो इन प्रांतीय सरकारों के द्वारा ही उनको चुनना था। तो कहने का मतलब भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में अब स्थानीय प्रतिनिधित्व का क्या हो चुका था? शुभारंभ हो चुका था। तो ये सभी फैक्ट हैं, ये 1853 के चार्टर एक्ट के हैं। लेकिन आपको इसमें से असंगत बताना था। तो यहाँ पे असंगत कौन सा है? 3rd नंबर का। और 3rd नंबर का असंगत क्यों है? क्योंकि मैकाले समिति तो गठित की गई थी, नियुक्त हुई थी, लेकिन वो 1853 में नहीं, वो कब हुई? 1854 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो भारतीय जो सिविल सर्विस है, इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस के लिए यहाँ पे एक नई समिति गठित की गई थी लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में और उसको मैकाले समिति कहते हैं। तो भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में जो जिस समिति का गठन किया गया था उसका नाम पूछा जा सकता है। तो मैकाले समिति, और वो कब गठित की गई थी? 1854 में, न कि 1853 में। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में किस राज्य को स्थानीय प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ था? तो मैंने अभी कहा था कि जो 6 नए विधान पार्षद शामिल किए गए थे 1853 के चार्टर एक्ट में, उनमें से 6 में से 4 जो है वो भारत के स्थानीय प्रांतों से ही उनको निर्वाचित करने थे। और वो 4 प्रांत कौन कौन से थे? बम्बई, बंगाल, मद्रास और आगरा। तो यहाँ पे देखो किसका नाम नहीं है? संयुक्त प्रांत का। तो संयुक्त प्रांत को यहाँ पे स्थानीय प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ था।
इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कहा गया है कि ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम। तो 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने तय कर लिया कि अगर भारत में शासन करना है तो भारत के सहयोग के बिना शासन करना असंभव रहेगा। तो इसीलिए उन्होंने उनका उद्देश्य बदल गया था। अब उनका उद्देश्य था कि ये जो प्रशासनिक मशीनरी है इसमें सुधार करना है, और प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना है इसका मतलब उन्होंने भारत के शासन को एक अच्छा बनाने का प्रयास किया, और इसीलिए इस एक्ट को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। तो 1857 क्रांति के बाद जो पहला एक्ट था 1858 का अधिनियम, उसी को कहा जाता है और इसको भारत शासन अधिनियम कहा जाता है। तो 1853 का एक्ट तो अंतिम चार्टर एक्ट था, और 1858 का जो एक्ट है वो प्रथम भारत शासन अधिनियम कहलाता है। तो प्रथम भारत शासन अधिनियम 1858 का अधिनियम, इसको भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे कहा गया है कि भारत शासन अधिनियम 1858 के संदर्भ में संगत कथन कौन कौन सा, यानी इसके प्रावधान है वो आपको ध्यान होने चाहिए, तभी आप बता सकते हैं कि कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। तो देखो इस एक्ट में भी गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। देखो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर गवर्नर जनरल किया गया था। पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बना। उसके बाद में 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल से इसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और लॉर्ड विलियम बेंटिक प्रथम भारत का गवर्नर जनरल बना। अब यहाँ पे 1858 के एक्ट में गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया, और ये भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बनता है। तो ये आपका राइट कथन है। नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट को समाप्त कर दिया गया था। देखो आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार तो 1833 में समाप्त हो गए थे, उसके बाद वो केवल प्रशासनिक कार्य कर रही थी। अब 1857 की क्रांति के बाद पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को ही समाप्त कर दिया गया था, और शासन सीधा ब्रिटेन की महारानी के हाथों में चला गया था। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई तो 1784 में उसके जो कार्यों का वर्गीकरण किया गया था वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों में, तो अब उनका भी कोई महत्व नहीं रहा, क्योंकि जब कंपनी समाप्त हो गई तो वो कार्य कहाँ से करेगी। तो उनके कार्यों को नियंत्रित करने के लिए जो बोर्ड थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उनको भी समाप्त कर दिया गया। तो इसी प्रकार यहाँ पे दवे शासन प्रणाली क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ये भी आपका राइट कथन है। तो इससे पहले अपन ने क्वेश्चन किया था लास्ट वीडियो में कि ब्रिटिश भारत में पहली बार दवे शासन व्यवस्था का शुभारंभ कब हुआ था, 1784 में, और समाप्त कब हुआ, 1858 में। यही वजह थी समाप्त होने की, क्योंकि नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट क्या हो गए थे, समाप्त हो गए थे। इसके अलावा इसमें क्योंकि अब ब्रिटेन की महारानी है वो शासन करेगी, लेकिन उसकी सहायता के लिए एक प्रशासनिक अधिकारी भी चाहिए। तो उसकी सहायता के लिए एक प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किया था भारत राज्य सचिव। तो यहाँ पे 1858 के अधिनियम के तहत एक नया पद सृजित किया गया था, और उस नए पद का नाम क्या था, भारत राज्य सचिव था। तो ये जितने भी फैक्ट हैं ये सारे के सारे फैक्ट 1858 के अधिनियम की ही एक विशेषताएं हैं। तो ये आपका संगत कथन है, तो सारे के सारे कथन संगत हैं। इसका राइट आंसर आएगा डी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे ये पूछा गया है कि भारत राज्य सचिव जो 1858 के एक्ट के तहत उसका पद सृजित किया गया था, उसके बारे में असंगत कथन कौन सा है। तो देखो सबसे पहली बात तो ये थी कि जो भारत राज्य सचिव होगा वो ब्रिटिश कैबिनेट का ही सदस्य होगा। तो ये बिल्कुल सही बात है। और ब्रिटिश संसद के उसकी जो जवाबदेहीता होगी वो ब्रिटिश संसद के प्रति होगी, ये भी बिल्कुल सही था। और इसके अध्यक्षता में एक 15 सदस्यीय सलाहकार परिषद का क्या किया गया था, गठन किया गया था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, भारत राज्य सचिव की अध्यक्षता में कितने सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया था, 15 सदस्यीय। और इसको देखो भारत में मुकदमा करने का अधिकार था, और साथ ही इंग्लैंड में भी मुकदमा करने का अधिकार था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा था केवल भारत में, न कि इंग्लैंड में। तो आपसे असंगत पूछा है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, असंगत। क्योंकि जो 15 सदस्यीय सलाहकार परिषद थी ये भारत में मुकदमा कर सकती थी और इंग्लैंड में कर सकती थी, दोनों जगह कर सकती थी। तो इस प्रकार से ये आपके 10 क्वेश्चन है। और ये आपकी यहाँ पे आपने चार ट्रैक्ट है जो 19वीं सदी के पूर्वार्ध में थे, और एक भारत शासन अधिनियम है उसके बारे में आपने पढ़ा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों हर एक वीडियो को जब तक वो समझ में नहीं आता है उसको बार बार देखें, अच्छे से पढ़ें, और मैं आपकी सुखद और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपका धन्यवाद।